हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, चैप्टर क्लास 11 का हाइड्रोजन चैप्टर। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है। प्रॉपर्टीज़ वाइज अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन होता है ये रिजेंबल करता है दो ग्रुप के एलिमेंट से। एल्कली मेटल्स के साथ इसकी रिजेंबलेंस होती है जो कि ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, और जो हमारे हैलोजेंस हैं जो ग्रुप 17 में आते हैं उसके साथ हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस होती है। तो हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की ऐसी हैं जो हमारे एल्कली मेटल के साथ रिजेंबलेंस रखती हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की हैं जो एल्कली मेटल के साथ रिजेंबलेंस रखती हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिजेंबलेंस ऑफ एल्कली मेटल विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1s1 इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी तरीके से जो एल्कली मेटल्स होती हैं दे ऑल्सो हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसे कि लिथियम ले लीजिए, कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिथियम और सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड थिंग, एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज़ +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स चैप्टर में आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर HCl जैसे एग्जांपल आप लेते हैं HCl, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 और क्लोरीन का -1 है। क्लोरीन का -1 क्यों है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम हमेशा -1 और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम लोग +1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो यूजुअली जो हाइड्रोजन होता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। और इसी तरीके से जो हमारी एल्कली मेटल्स होती हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दे ऑल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। तो दोनों ही हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों की ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मतलब हाइड्रोजन कैन ईजिली लूजेज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म positive ion like alkali metal. Alkali metal also have a tendency to lose their valence electron to form a positive ion, right? तो इस तरीके से आपका जो हाइड्रोजन है ये एल्कली मेटल के साथ रिजेंबलेंस रखता है। कुछ बातों में आपका जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल से डिफ़र भी है। जैसे कि हाइड्रोजन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, जबकि एल्कली मेटल्स जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर आपके सॉलिड हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, एल्कली मेटल, जबकि एल्कली मेटल्स जो होती हैं दे आर मेटालिक और दे आर मेटल्स। हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, H2 फॉर्म में पाया जाता है, जबकि एल्कली मेटल्स जो होती हैं दे आर मोनोटॉमिक, Li, Na, K, they all are monatomic, they do not exist in diatomic form like hydrogen। और आयनेशन एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी जो होती है वो एल्कली मेटल से काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होती है इट इज़ 1312 किलो जूल पर मोल, एंड द आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम है 520, और सोडियम की अगर बात करें तो 418। तो आयनेशन एनर्जी के मामले में भी जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर डिफ़र फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो कुछ बातों में हाइड्रोजन एल्कली मेटल को रिजेंबल करता है, कुछ बातों में डिफ़र भी होता है। अब दूसरी बात है कि हाइड्रोजन की जो रिजेंबलेंस है वो हैलोजेंस के साथ कैसे है। हाइड्रोजन हैलोजन की तरह जो आप देखें, अगर कन्फिग्रेशन आप देखते हैं तो हैलोजेंस की आउटर मोस्ट शेल में दे नीड ओनली वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसे कि फ्लोरीन इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन इज़ 2,7, तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिल जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। इसी तरीके से क्लोरीन 287 एटॉमिक नंबर 17, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो ये 288 ये आर्गन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो हाइड्रोजन ऑल्सो एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम व्हेन इट एक्वायर वन इलेक्ट्रॉन। तो हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके, दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर लेते हैं, राइट। हैलोजन और हाइड्रोजन दे बोथ हैव अ टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, राइट। जैसे कि
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन करेगा, जबकि जो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हैलाइड आयन फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन की हैलोजेंस की तरह ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। आयनेशन एनर्जी के मामले में अगर बात करें तो हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की आयनेशन एनर्जी काफ़ी कंपेरेबल होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की मैंने आपको पीछे भी बताया कि आयनेशन एनर्जी इज़ 1312 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन की है इट इज़ 1255 किलो जूल और फ्लोरीन की 1680 किलो जूल पर मोल। तो वी कैन से दैट कि आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर वेरी सिमिलर, राइट। हाइड्रोजन डायटोमिक होता है तो हैलोजन भी डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन H2 है, हैलोजन X2 है, जैसे कि Cl2, F2, I2, Br2 एक्सेट्रा। लाइक हैलोजेंस नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कुछ बातों में आपका जो हाइड्रोजन है वो हैलोजेंस के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, कुछ बातों में आपका हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, कुछ बातों में हाइड्रोजन हैलोजन से डिफ़र भी होता है। किन बातों में, ज़रा देखें कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों की ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करने लगे दोनों की टेंडेंसी तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, राइट। अच्छा, दूसरी बात आपके पास जब हैलोजेंस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे Cl2, F2, I2 फॉर्मेशन करते हैं, तो जो आपके हैलोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैम। जैसे कि सपोज़ ये हमने X2 एक जनरल एग्जांपल ले लिया, हैलोजन X और ये दूसरा हैलोजन X, एक बॉन्ड बनाने के बाद इस हैलोजन के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन and this halogen also have 6 electron. It means that both the halogens have 3 lone pair left, right, after making a bond. जबकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हाइड्रोजन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2 उसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जो हमारे हैलोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें 3 लोन पेयर हर एटम पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब बात करते हैं बच्चों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स आप जानते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और यू कैन से डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ही एलिमेंट के एटम जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता हो लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफ़र होते हों, ऐसे एलिमेंट्स को आप एक दूसरे के आइसोटोप्स कहते हो। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम जिसको हम H से सिम्बलाइज़ करते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसे हम सिम्बलाइज़ करते हैं D से, और तीसरा होता है ट्रीटियम जिसे सिम्बलाइज़ करते हैं हम T से। तो इट इज़ प्रोटियम इज़ 1H1, ड्यूटेरियम इज़ 1H2 एंड ट्रीटियम इज़ 1H3। अबेंडेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन है वो प्रोटियम है, और लीस्ट अबेंडेंट जो है वो आपका ट्रीटियम है। ट्रीटियम साथ में रेडियो एक्टिव भी होता है। प्रोटॉन्स की न्यूट्रॉन्स के अगर नंबर की बात करें तो प्रोटियम में देयर इज़ नो न्यूट्रॉन एट ऑल, एंड ड्यूटेरियम में देयर इज़ 1 न्यूट्रॉन एंड इन ट्रीटियम देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स, राइट। न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऊपर जो मास नंबर है, मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो जैसे ट्रीटियम में मास नंबर इज़ 3 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 1, तो डिफरेंस इज़ 2, इट मीन्स दैट ट्रीटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन इन इट। तो हाइड्रोजन हैव 3 isotopes, protium, deuterium and tritium, in which tritium is radioactive as well as least abundant isotope, right? अब अगली बात आती है स्टूडेंट्स, वो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स, जिनमें पहला तरीका जो हमारा है वो है जो हमारी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके ऊपर हम लोग वाटर की रिएक्शन करवाकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोडियम को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे या वाटर में हम लोग सोडियम को प्लेस करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, एंड द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी रैपिड, बहुत रैपिडली रिएक्शन होगी। इन प्लेस ऑफ सोडियम यू कैन टेक पोटेशियम, यू कैन टेक कैल्शियम ऑल्सो, ठीक है। मैग्नीशियम अगर आप मेटल लेते हैं तो मैग्नीशियम के केस में आपको वाटर, गर्म वाटर लेना होगा, बॉयल वाटर लेना होगा, बिकॉज रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर वाली जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनसे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ा कम होती है, तो ये ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी में रिएक्ट करता है। और अगर आप यहाँ पर आयरन की बात करें या हम लोग टिन की बात करें या हम लोग निकल की बात करें जो कि रिएक्टिविटी में थोड़ा सा और नीचे होते हैं, तो these metal can also produces hydrogen gas, but when
दीज मेटल रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैग्नीशियम से अगर आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पानी के साथ रिएक्शन करवा के, तो आपको वाटर बॉयल लेना होगा, गर्म करना होगा पानी को। और अगर आप आयरन की रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बिकॉज ऑफ द लेस रिएक्टिविटी ऑफ द आयरन। तो दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी जाती है कि आयरन के साथ अगर स्टीम की रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, या फिर आयरन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा। आयरन का फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि जो हमारे पास एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, दीज आर द एम्फोटेरिक मेटल्स बिकॉज दीज मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। दोनों के साथ ही रिएक्ट करती हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि एम्फोटेरिक मेटल जब भी किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करती हैं तो दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। लाइक जैसे जिंक है, जिंक को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ बेसिकली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो यू विल गेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट आप इसे कहते हैं, एंड यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। इन प्लेस ऑफ जिंक इफ़ यू टेक एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और अगर मैं इसी जिंक की रिएक्शन H2SO4 या एल्यूमिनियम की रिएक्शन H2SO4 या HCl से करवा देता हूँ, एसिड से करवा देता हूँ, तो भी आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं वो हमेशा किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हमेशा आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाती हैं। तो और साथ में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिंक रिएक्शन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के साथ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, साथ में सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटाल्यूमिनेट फॉर्म करेगा NaAlO2, जिसका फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी की अगर बात करते हैं, लैब के अंदर हम लोग हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बाय रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट H2SO4, है ना। अभी मैंने ऊपर से आपको बताया कि जिंक की रिएक्शन चाहे आप बेस से करवा लीजिए तब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एसिड से करवा लीजिए या कोई भी एम्फोटेरिक मेटल आप लें, उसकी रिएक्शन अगर आप किसी एसिड या किसी बेस से करवाते हैं तो दोनों ही सूरतों में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो लेबोरेटरी में हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं H2, जिसको हम डाईहाइड्रोजन भी कह सकते हैं, जिंक और आपका H2SO4 यहाँ पर आप लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो H2SO4 आपको लेना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, वो डाइल्यूट H2SO4 आपको यहाँ पर लेना होगा, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको नहीं लेना है बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इफ़ यू टेक concentrated H2SO4 तो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस यू विल गेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो दिस पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर इन योर माइंड कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम जिंक यू हैव टू टेक dilute H2SO4 एंड नॉट concentrated H2SO4, राइट। concentrated H2SO4 में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, इन प्लेस ऑफ दिस यू विल गेट वाटर एंड SO2। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है कि जब हम लोग लेबोरेटरी में जिंक लेते हैं H2SO4, ये H2SO4 उसमें मिलाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो जिंक आपका इम्प्योर होना चाहिए। प्योर जिंक अगर आप लोगे तो वो आपका H2 गैस, उसकी जो रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ वो बहुत स्लो होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि जो जिंक में इम्प्योरिटीज़ होंगी, these impurities will act as a catalyst for the reaction. So if you take pure zinc over here, the reaction will occur, no doubt reaction will occur, but the rate of a reaction will be very slow. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो जिंक होते हैं वो इम्प्योर और इम्प्योर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे जिंक को लेते हैं और H2SO4 यहाँ पे डाइल्यूट लेते हैं। कंसनट्रेट अगर लेंगे तो आपको H2 नहीं, वाटर SO2 गैस यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, राइट। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, डाईहाइड्रोजन गैस इन द लैबोरेटरी। अब बच्चों बात करते हैं कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लार्ज स्केल पे अगर हमें हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना हो तो हम लोग वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स एंड द फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम सिन गैस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉश प्रोसेस, से बॉश प्रोसेस भी कहते हैं। सिन गैस, पहले सिन गैस से हम लोग हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले सिन गैस समझिए। सिन गैस किसको कहते हैं? सिन गैस बेसिकली सिंथेसिस गैस को शॉर्ट में सिन गैस कहते हैं। एंड सिन गैस होती क्या है? सिन गैस
वाटर गैस होती है। नाउ वाटर गैस को ही आप लोग सिन गैस कह सकते हैं। और होती क्या है वाटर गैस? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एंड ये बनती कैसे है वाटर गैस या सिन गैस कैसे बनती है, सिंथेसिस गैस? फॉर दैट यू हैव टू टेक कोक। कोक की रिएक्शन आप स्टीम से करवाइए एट अबाउट 1270 Kelvin in the presence of nickel as a catalyst. When you react coke with steam at high temperature in the presence of this nickel as a catalyst, you will get a mixture of CO and H2, and this mixture of CO and H2 is known as water gas and also called syn gas, synthesis gas. अब इसका नाम synthesis gas क्यों पड़ता है? बिकॉज इस गैस की मदद से, वाटर गैस की मदद से, CO plus H2 की मदद से वी प्रिपेयर नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स ऑल्सो। इससे हम बहुत सारी चीज़ें फॉर्म करते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं। मीथेनॉल भी हम लोग वाटर गैस से ही प्रिपेयर करते हैं। तो ये गैस बहुत सारे अदर हाइड्रोकार्बन्स और मीथेनॉल वगैरह को बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सिंथेसिस गैस, जिसे शॉर्ट में हम लोग सिन गैस कहते हैं। ये जो आपको कोक से आप लोग वाटर गैस बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विद स्टीम, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज कोल गैसिफिकेशन। आप इसे कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस वाटर गैस में जो आपको ये H2 दिखाई दे रहा है साथ में CO, तो इस वाटर गैस से ही हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। ये CO हाइड्रोजन वैसे यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इफ़ यू वांट मोर हाइड्रोजन, ये जो CO है ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमें हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर हम लोग किसी तरीके से इस CO को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकें या ऐसा कुछ करें कि हमें और हाइड्रोजन बन सके, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। एंड ऐसा कैसे करवा लेंगे हम लोग? देखिए, ये वाटर गैस आपने ले ली है, ये वाटर गैस, एंड इस वाटर गैस की रिएक्शन आप स्टीम से करवाइए। यू हैव टू रिएक्ट दिस वाटर गैस विद स्टीम। नाउ व्हाट विल हैपन? CO, और यहाँ से जो वाटर का ऑक्सीजन होगा COO, CO2 बन जाएगा, और यहाँ H2 और यहाँ H2, यानी कि 2 मोल ऑफ H2 आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स दैट आप देख रहे हैं वाटर गैस में हाइड्रोजन का 1 मोल है और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के 2 मोल आ गए, यानी कि आपने वाटर गैस से भी हाइड्रोजन बना लिया है। CO को भी आपने कुछ ऐसा किया है कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, एंड इट कैन बी डन बाय रिएक्टिंग दिस वाटर गैस विद स्टीम, राइट। ये रिएक्शन आपके सामने है, और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन क्या हो गया? कोक से वाटर गैस बनने की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। वाटर गैस क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, और सिन गैस हम इसे कहते हैं। और सिन गैस से अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू ट्रीट दिस सिन गैस और वाटर गैस विद स्टीम, एंड वी विल गेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम दिस, एंड दिस इज़ नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था अभी कि वाटर गैस को हम लोग सिंथेसिस गैस कहते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स और मीथेनॉल वगैरह को प्रिपेयर करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड synthesis gas. Now in NCERT you will get this reaction कि how you will get methanol from syn gas। कैसे आप लोग methanol CH3OH बना लेते हो वाटर गैस से? तो इसके लिए हमें वाटर गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवानी होगी in the presence of some catalyst. This is water gas and this is hydrogen, and you will react this water gas with hydrogen in the presence of some catalyst, so you will get this methanol, ठीक है, CH3OH मिथेनॉल यू विल गेट। तो जनरली जो कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो आपके आयरन या क्रोमियम के ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे Cr2O3 लिख सकते थे, यू कैन राइट Fe2O3। तो जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होता है वाटर गैस को मिथेनॉल में कन्वर्ट करने में, वो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं, आपके जैसे आयरन और क्रोमियम के ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर? अब बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो जो H2 है ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, कोई इसमें स्मेल नहीं होती है, कोई इसका कलर नहीं होता है, कोई इसका टेस्ट नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड होता है H2H के बीच का बॉन्ड होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट आवर रूम टेम्परेचर। सो एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज़ क्वाइट अनस्टेबल। अगली बात यह है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल गैस होती है। एज सून एज इट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, इट विल गेट rapidly reacted with oxygen to produce water and large amount of energy is produced, right? तो हाइड्रोजन एयर के कांटेक्ट में आने पर वाटर में कन्वर्ट होता है, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है और हाईली एक्सोथर्मिक होती है।
बहुत ज़्यादा एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है। जो हमारा H2 होता है ये आपकी बहुत सारी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सोडियम की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवा रहे हैं हीट करने के बाद रूम टेम्परेचर पे ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन इज़ क्वाइट इनर्ट। तो अगर हम सोडियम या फिर हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम, है ना, इन ऐसी सब मेटल जो रिएक्टिव मेटल्स हैं इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा के हम लोग हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये जो जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिथ। तो हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। H2 होता है जो डाई हाइड्रोजन जो होता है, इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरी चीज़ों को रिड्यूस करे, एंड रिड्यूस करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज़ से ऑक्सीजन का निकल जाना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इट कैन एलिमिनेट ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन मेटल ऑक्साइड, जैसे कि CuO आपके पास है, इट इज़ योर क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अगर हम इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं और हीट करते हैं तो हाइड्रोजन विल abstract the oxygen from these metal oxide and in this way reduces our metal oxide, ठीक है। Cu आपका reduce होकर Cu बन जाएगा, ZnO reduce होकर Zn बन जाएगा, PbO reduce होकर Pb बन जाएगा। इन सब रिएक्शंस में आप देख पा रहे हैं कि there is abstraction of oxygen from these metal oxide by hydrogen to form water, right। इसके बाद देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जो आप बात करते हैं, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल हम जो घरों में यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जितने भी ऑयल्स होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मींस दे हैव अ अनसैचुरेटेड बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और जैसे ही ये जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह होते हैं, दे आर एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक अगर हम इन्हें हवा में ऐसे ही रख देते हैं तो जो उनके अंदर वेजिटेबल ऑयल के अंदर कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो हमारे पास रेंसिड हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ऑयल बिकम रेंसिड, है ना, तो उससे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड रेंसिड। तो इस रेंसिडिटी को बचाने के लिए आप जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है, इनको हम लोग सैचुरेटेड फ़ैट में कन्वर्ट करते हैं। और सैचुरेटेड फ़ैट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वेजिटेबल ऑयल या घी की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो उससे क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है, इट विल गेट एड अप विद कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और आपका जो ऑयल है वो आपका सैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड ऑयल आपका है वो सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये देखिए, C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपके पास होगा ऑयल के अंदर, हाइड्रोजन गैस आपने ऐड करी तो एक हाइड्रोजन आप इस पर ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इस पर ऐड कर दीजिए, डबल बॉन्ड का आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और अब ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सी गैस का यूज़ करते हो, तो दैट इज़ योर डाईहाइड्रोजन H2 गैस का यूज़ किया जाता है, राइट। तो जो एंड दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। और लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगी, ये हवा के साथ रिएक्ट करेगी, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगी, एंड इट विल लीड टू एन एक्सप्लोजन। तो जितने भी जो हमारे गैस के बैलून्स होते हैं, इनमें हम लोग हाइड्रोजन गैस फिल नहीं करते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ लाइटेस्ट गैस, बट इट इज़ नॉट फिल्ड इन द बैलून्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोसिव नेचर। तो वहाँ पर हम लोग हीलियम गैस का यूज़ करते हैं, लेकिन लाइट वेट, जो लाइटेस्ट अगर हम वेट की बात करें तो वो हाइड्रोजन होती है। हाइड्राइड्स, नाउ व्हाट आर हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स are the binary compounds which are formed by the direct or indirect combination of hydrogen with metal, metalloid and non-metal। तो जो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं मेटल, मेटलॉइड या नॉन मेटल के साथ, ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्राइड्स बच्चों 3 तरह के हाइड्राइड्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एंड दीज आर आयनिक एंड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, और मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड।
अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या बात याद रखनी है कि जो आयनिक या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री के अंदर, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट इज़ योर एल्कली मेटल एंड ग्रुप नंबर सेकेंड इज़ योर एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्राइड वो फॉर्म करते हैं वो आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे NaH हो गया, KH हो गया या CaH2 हो गया, कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड सोडियम हाइड्राइड, तो ये सब आपके आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं और इनको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो ग्रुप फर्स्ट में लिथियम और ग्रुप सेकेंड में एल्कली मेटल में लिथियम और ग्रुप सेकेंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड्स बनाते हैं दे आर नॉट आयनिक हाइड्राइड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एल्कली या कौन सी एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो आयनिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करें तो लिथियम और ग्रुप सेकेंड में अगर बात करें तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं दे आर नॉट आयनिक। इसके अलावा बाकी जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड के, दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। राइट, सेकेंड वन वी हैव बच्चों कि जो ये हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, दे हैव अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी यू कैन से कि व्हेन दीज हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर, दीज रिएक्ट विद वाटर रैपिडली टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है, पानी में अगर इसे हम डालते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम हाइड्राइड जिसे हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, इसको हम लोग वाटर में डालकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दीज हाइड्राइड्स हैव अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन वाटर इज पोर ऑन दैम। जब आप इनमें पानी डालते हो तो ये हाइड्राइड्स आपके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ऑल्दो जो आपके ग्रुप 18 है नोबल गैसेज दे डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड एट ऑल, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के जो एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आप उन्हें कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स कहते हैं। जो आपके कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स हैं, इनको फर्दर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जो हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 13 होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, दिस इज़ द निमोनिक टू रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो ये जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। एंड वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस BH3, बोरोन इज़ अ electron deficient BS3 is electron deficient hydride, aluminum AlS3 is also electron deficient hydride. Why they are called electron deficient hydride? In BS3 boron is making 3 covalent bond with hydrogen, right? बोरोन हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो बोरोन के सराउंडिंग्स में बोरोन इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट इज मेकिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मीन्स दैट इट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, बोरोन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं एंड बोरोन इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इन अ सेम वे AlS3 में एल्यूमिनियम जो है इट इज मेकिंग 3 बॉन्ड with 3 hydrogen, it means that it is surrounded by 6 electron and its octet is also not completed. So in BS3 and in AlS3 both boron and aluminum are short of 2 electron and that's why they are called electron deficient hydride. तो P block में जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं जो वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड ग्रुप नंबर 14 जिसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, काशी गए संत पंडित, दिस इज द निमोनिक टू रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन हाइड्राइड्स वो फॉर्म करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहते हैं। देखिए CH4, SiH4, GeH4, they all are electron precise hydride. In CH4 carbon is surrounded by 8 electron, because carbon is making 4 bond, it means that carbon is surrounded by 8 electron, the octet of carbon is complete.
ना इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ना इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि एग्जैक्ट जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए कार्बन उतने ही इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। तो ऐसे हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कौन फॉर्म करते हैं? ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहलाते हैं। अब आता है बच्चों ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। ठीक है, 13 वाले ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड फॉर्म किया, ग्रुप नंबर 14 ने इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड फॉर्म किया, पी ब्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं। और अब बचा ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। तीनों ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हाइड्राइड जो फॉर्म करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं। बिकॉज हाइड्राइड फॉर्मेशन में जैसे NH3 का एग्जांपल ले लीजिए, ग्रुप 15 में NH3 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हमने बनाया NH3। तो अब देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अमोनिया में हाइड्राइड फॉर्मेशन के बाद भी, अमोनिया NH3 बनने के बाद भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होगा। इसी तरीके से फॉस्फीन है, PS3, ये भी फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 में आता है। तो PS3 में हाइड्राइड फॉर्मेशन के बाद भी फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे हाइड्राइड जिनमें जो आपका सेंट्रल एटम है, अगर उसके पास 1, 2 या 3 लोन पेयर या एक से ज़्यादा लोन पेयर यू कैन से हाइड्राइड फॉर्मेशन के बाद भी उसके पास लोन पेयर बचा हुआ हो, तो ऐसे हाइड्राइड्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 जो हैं वो ये हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे NH3, PS3 ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हो गए हैं। वाटर जो है, ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 में आता है। वाटर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सल्फ़र भी ग्रुप 16 में आता है और हाइड्राइड फॉर्मेशन के बाद इट हैव ऑल्सो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। HF, HCl ये ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स हैं। और फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो फ्लोरीन के पास अभी भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, यानी कि 3 लोन पेयर अभी भी हमारे पास यहाँ पर बाकी हैं, 2, 4, 6। यहाँ पर क्लोरीन में भी सेम सिचुएशन है, 1 बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता हो, ऐसे हाइड्राइड्स को आप इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स पीरियोडिक टेबल में भी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स ये हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है जो तीसरी तरीके हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं, वो होते हैं मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये आपकी पीरियोडिक टेबल में जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ये हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करते हैं, मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस आयरन। ये आयरन का हमारे पास एक क्रिस्टल है और आयरन के एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड होने के बाद भी एटम्स को अब जब क्लोजली पैक करोगे तो एटम्स के बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें हाइड्रोजन जाकर फिल हो जाएगी। तो मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में कुछ ऐसा ही होता है कि जो हमारे मेटालिक एटम्स होते हैं उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, जिसे हम लोग वॉइड भी बोलते हैं, VOID वॉइड, उन वॉइड्स में जाकर ये छोटे साइज़ का हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है। और इस तरह का जो हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं, राइट। एंड मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो फॉर्म करते हैं वो पीरियोडिक टेबल में D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह के हाइड्राइड्स हमारे पास हो गए। एक आयनिक और सॉल्टाइक हाइड्राइड जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म करते हैं, जिसमें लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर द एक्सेप्शन, दे डू नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर कॉल्ड मेटालिक, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, जो कि फिर फर्दर 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। उसके बाद मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में D और F ब्लॉक के एलिमेंट जो हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 होता है ना, इनके ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 का कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करता है। 7, 8, 9, 6 ग्रुप का केवल एक एलिमेंट क्रोमियम होता है जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। पीरियोडिक टेबल देखिएगा आप तो पीरियोडिक टेबल में यू विल गेट
क्रोमियम इन ग्रुप 6। ग्रुप 6 में क्रोमियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। ग्रुप 7, 8, 9 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ में इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करता है, और ग्रुप नंबर 10 के एलिमेंट फिर हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल का ये जो बीच का 3 ग्रुप हैं 7, 8, 9 जो किसी भी तरह का कोई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल का हाइड्राइड गैप कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड गैप? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 7, 8 and 9 do not form hydrides with hydrogen, and this region of the periodic table and this area of the periodic table is known as hydride gap, right? तो यहाँ तक आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं आपका सेकेंड वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वाटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।